हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। शॉर्ट में हम कहते हैं एमडीजीज। देखो, ये जो टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये पेपर 1 का तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है। तो हर बच्चा जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ जिन बच्चों का पेपर 2 कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन का भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जाम का। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर है, क्योंकि मैं आपको सारे की पॉइंट्स बताऊंगी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। देखो, सन 2000 में न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में एक समिट हुई थी, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट। ये जो समिट थी उस समय के इतिहास की सबसे बड़ी समिट थी, सबसे बड़ी गैदरिंग थी वर्ल्ड लीडर्स की, क्योंकि इसमें 189 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस समिट का जो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ इश्यूज रखे गए थे जिन्हें वर्ल्ड लीडर्स ने कमिट किया था कॉम्बैट करने के लिए। इसी समिट में ही एमडीजीज एस्टैब्लिश किए गए थे। एमडीजीज यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कितना टाइम फ्रेमवर्क था इन गोल्स को अचीव करने के लिए, कितने टारगेट थे इन गोल्स के, कितने इंडिकेटर्स थे इन गोल्स के, तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में बता रही हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट वाज हेल्ड एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम 6 to 8 सितंबर 2000। देखो, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट ये न्यूयॉर्क सिटी में यूएन हेडक्वार्टर्स में आयोजित की गई थी 6 to 8 सितंबर 2000। ईयर था 2000 और मंथ था सितंबर। 3 दिन ये समिट हेल्ड की गई थी। 6 सितंबर से इसे स्टार्ट किया गया था और 8 सितंबर तक ये समिट चली थी। समिट क्या होती है? समिट को हिंदी में हम कहते हैं बैठक, शिखर सम्मेलन। तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये 6 से 8 सितंबर 2000 को न्यूयॉर्क सिटी में यूएन हेडक्वार्टर्स में आयोजित किया गया था। तो इसमें 2-3 एमसीक्यू बन सकते हैं। पहला एमसीक्यू किस तरह से पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट कहाँ हेल्ड की गई थी? तो सिटी थी न्यूयॉर्क और जगह थी यूएन हेडक्वार्टर्स यानी यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी में यूएन हेडक्वार्टर्स में कौन से समिट हेल्ड की गई थी? तो समिट का नाम था यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट कब हेल्ड की गई थी? तो ईयर था 2000 और मंथ था सितंबर। डेट भी आपको ध्यान रखनी है 6 to 8 सितंबर, क्योंकि 3 दिन का शिखर सम्मेलन था जो आयोजित किया गया था सन 2000। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट में 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है द समिट वाज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 189 कंट्रीज। ये जो समिट थी, ये जो शिखर सम्मेलन था, इसमें 189 मेंबर स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था। यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 189 कंट्रीज मेंबर्स थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे अटेंड किया था। तो उस समय की हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी वर्ल्ड लीडर्स की। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट में कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो आपका आंसर होगा 189 कंट्रीज। दूसरा, ये जो समिट थी ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी उस समय के टाइम पीरियड की, यानी सन 2000 के समय इससे
बड़ी समिट पहले कभी भी नहीं हुई थी, कभी भी इतने बड़े वर्ल्ड लीडर्स एक जगह पर इकट्ठे नहीं हुए थे। तो समझ में आया, जो यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट थी, ये उस समय के टाइम पीरियड की सबसे बड़ी गैदरिंग थी, क्योंकि 189 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे अटेंड किया था। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट आता है, समिट्स पर्पस वाज टू डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट वाज यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समिट को क्यों हेल्ड किया गया था, क्या पर्पस था इस समिट को हेल्ड करने के पीछे। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट हेल्ड करने के पीछे जो रीजन था वो ये जानना था कि यूनाइटेड नेशन का 21st सेंचुरी में क्या रोल होगा। और इस समिट में जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था, उस डॉक्यूमेंट का नाम था यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट को हेल्ड करने के पीछे क्या रीजन था। तो रीजन ये था कि यूनाइटेड नेशन का 21st सेंचुरी में क्या रोल होगा, ये जानना था, इस वजह से इस समिट को हेल्ड किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस समिट में आउटकम डॉक्यूमेंट क्या था। इस समिट का आउटकम डॉक्यूमेंट था यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डिक्लेरेशन एड्रेसेस इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। अब देखो, ये जो डिक्लेरेशन प्रिपेयर किया गया था, जो आउटकम डॉक्यूमेंट था, इसमें कुछ इश्यूज एड्रेस किए गए थे जिन्हें वर्ल्ड लीडर्स ने कमिट किया था कॉम्बैट करने के लिए। तो कौन कौन से वो इश्यूज थे? इश्यूज थे रिगार्डिंग पॉवर्टी, रिगार्डिंग डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्लेरेशन में कौन कौन से इश्यूज के लिए वर्ल्ड लीडर्स ने कमिट किया था कॉम्बैट करने के लिए। तो इसमें जो मेन इश्यूज थे वो थे डेवलपमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, ह्यूमन राइट से रिलेटेड और एनवायरनमेंट को सस्टेन करने से रिलेटेड। तो समझ आ गया, जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने कमिट किया था कि हम जो भी ये इश्यूज है इनसे कॉम्बैट करेंगे, इन्हें हम इरेडिकेट करेंगे ताकि संसार के लोगों के जीवन को सुधारा जा सके। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समिट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड 8 MDGs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिलेनियम समिट था, इसी समिट में 8 MDGs, 8 MDG मतलब 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एस्टेब्लिश किए गए थे। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहाँ एस्टेब्लिश किए गए थे, किसने एस्टेब्लिश किए थे? ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ये एस्टेब्लिश किए थे यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट ने। और इन 8 गोल में कितने टारगेट और कितने इंडिकेटर थे ये भी इसी समिट में एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 8 MDGs विद 18 टारगेट्स, 18 टारगेट भी आपको ध्यान रखना है एंड 48 इंडिकेटर्स टू मेजर रिजल्ट। तीनों ही नंबर इंपॉर्टेंट है। MDG में कितने गोल थे? 8 गोल थे। 8 गोल में 18 टारगेट थे और 18 टारगेट में 48 इंडिकेटर्स रखे गए थे ताकि प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके कि जो हमने गोल रखे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि MDG के कितने गोल थे? तो गोल थे 8 गोल में कितने टारगेट थे? टारगेट थे 18 और कितने इंडिकेटर थे? इंडिकेटर थे 48। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज MDGs were
गोल को अचीव करने के लिए 15 साल का टाइम फ्रेमवर्क सेट किया गया था। यानी जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कमिट किया था कि 15 साल के अंदर अंदर हम इन 8 गोल को अचीव कर लेंगे। टाइम फ्रेमवर्क कब से स्टार्ट हुआ था? 2000 से स्टार्ट हुआ था और अचीव करना था 2015 में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टाइम फ्रेमवर्क आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमडीजी का टाइम फ्रेमवर्क कितना था? टाइम फ्रेमवर्क था 15 इयर्स। कब ये स्टार्ट हुआ था? 2000 में स्टार्ट हुआ था और ये अचीव किया जाना था 2015 तक। तो आपको समझ में आया? 15 साल के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किए गए थे। 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किए थे और इन्हें अचीव करना था बाय 2015। तो एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे? एमसीक्यू पूछे जाएंगे कि कितना टाइम फ्रेमवर्क रखा गया था गोल को अचीव करने के लिए एमडीजी में। तो टाइम फ्रेमवर्क था 15 इयर्स। दूसरा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एमडीजी के गोल कब सेट किए गए थे और कब तक इन्हें अचीव किया जाना था। तो ये सेट किए गए थे 2000 में और इन्हें अचीव किया जाना था बाय 2015। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, मैं आपको 8 गोल बता रही हूँ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा गोल किस नंबर पर है ये आपको ध्यान रखना है। नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। अगर आपने नंबर चेंज कर दिया तो आपका आंसर कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जिस नंबर पर जो गोल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर गोल आता है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। गरीबी क्या होती है? गरीबी ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों के पास जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक अमेनिटीज होती है, उसकी बहुत ज्यादा कमी होती है। यानी सीवियर डेप्रीवेशन होता है। लोगों के पास ना खाना होता है, ना पहनने को कपड़े होते हैं, ना रहने को घर होता है, ना पीने को पानी होता है, ना उनकी एक्सेस टू एजुकेशन होती है, ना एक्सेस टू हेल्थ केयर होती है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं गरीबी। तो मिलेनियम समिट में जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने साइन किया था कि पूरे देश की गरीबी को हम हटा देंगे, भुखमरी को हम हटा देंगे। कुछ परसेंटेज प्रोग्रेस हुई है, ऐसा नहीं है कि गोल अचीव नहीं हुआ, गोल में अचीवमेंट हुआ है, लेकिन टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं हुआ। पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। तो समझ आया? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पहला गोल था इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। क्लियर? दूसरा गोल आता है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा गोल था कि बाय 2015 तक हम अचीव कर लेंगे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यानी पूरे संसार में जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन तक एक्सेस होगी। चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, किसी भी क्रीड का हो, हर बच्चे को इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये गोल रखा गया था, सेकंड गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। इस गोल को अचीव करने के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई ताकि हर बच्चे को एक्सेस टू एजुकेशन हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को प्रोवाइड की जा सके। फ्री एजुकेशन की वजह से प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी अपने बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के लिए एनरोल करवा रहे हैं। तो समझ आया? जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसका सेकंड गोल था टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस
एक्सेस टू एजुकेशन। यूनिवर्सल यानी पूरे संसार में जितने भी बच्चे हैं, चाहे गरीब का है, चाहे अमीर का है, चाहे किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, किसी भी कम्युनिटी का है, हर बच्चे की एक्सेस हो एजुकेशन तक। क्लियर? थर्ड गोल रखा गया था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसे रिमूव करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स ने कमिट किया था कि मैन और वुमेन के बीच में किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। जो भी स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है लोगों का विमेन के लिए, उसे इरेडिकेट किया जाएगा। स्टीरियोटाइप एटीट्यूड क्या है कि लोग क्या सोचते हैं कि जो विमेन है वो सिर्फ घर तक ही सीमित है, उनका काम होता है घर में झाड़ू पोछा बर्तन करना, घर में खाना बनाना। तो इस तरह की जो लोगों की मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को खत्म करना, ये थर्ड गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। विमेन के साथ किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो होम हो, चाहे वो सोसाइटी हो। देखो, कई बार क्या होता है कि वर्क प्लेस में एक ही पोस्ट पर दो लोग काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल। मेल की सैलरी ज्यादा है लेकिन फीमेल की कम है। तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। फीमेल भी इक्वल राइट रखती है क्योंकि जब उसकी सेम पोस्ट है, सेम कैलिबर है, तो उसको भी इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए एज टू मैन। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, न ही घर में उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। घर में क्या होता है कि विमेन वर्क को एडमायर नहीं किया जाता, वो चाहे कितना ही काम कर ले, उसके काम को कोई भी वैल्यू नहीं मिलती। तो ये सब चीजें इरेडिकेट की जाएंगी बाय 2015 तक। ये कमिट किया था वर्ल्ड लीडर्स ने यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट। देखो, 100% जेंडर इक्वालिटी प्रमोट नहीं हो पाई है, अब भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत सारी ऐसी जगह है, जरूरी नहीं है कि रूरल एरियाज में ही, अर्बन एरियाज में भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो कंजर्वेटिव है, जो विमेन एजुकेशन को प्रमोट नहीं करती है। घर में भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कों की एजुकेशन को वो प्रमोट करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी रहते हैं, लेकिन गर्ल एजुकेशन के लिए एग्री नहीं होते। लोगों के आज तक समझ में ये नहीं आया कि जब आप एक लड़के को एजुकेट कर रहे हैं तो एक सिंगल पर्सन को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक लड़की को एजुकेट कर रहे हैं तो पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं। तो विमेन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का ये थर्ड गोल रखा गया था, टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट गोल आता है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, और चाइल्ड यानी वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में चौथा गोल रखा गया कि बच्चों की मृत्यु दर को कैसे मिनिमाइज किया जाए। देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर इम्पोर्टेंट है। दो बच्चों के बीच में गैप बहुत जरूरी है, इससे चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि जब दूसरे बच्चे का जन्म 3-4 साल के बाद होगा तो बच्चों की प्रॉपर केयर होगी। इसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करने के लिए मदर्स मिल्क बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज होते हैं जो पैथोजन से फाइट करते हैं, डिजीज से फाइट करके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको इल होने से प्रिवेंट करते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए बच्चों को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टाइम टू टाइम टीके लगने चाहिए, जैसे मीजल्स का टीका है, पोलियो का टीका है, टेटनस का टीका है। तो ये क्या करते हैं कि बच्चों को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, ये बीमारियों को जड़ से ही उखाड़ देते हैं। अब देखो,
जो बच्चे माल नरिश्ड होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है, उनकी जो डेथ होती है वो आम बीमारियों से होती है, जैसे मलेरिया हो गया, फिर हैजा हो गया, डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया। तो इस तरह की जो आम बीमारियां होती है उनसे माल नरिश्ड बच्चों की डेथ हो जाती है, क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से उनके जो फाइट रिस्पॉन्सेज है वो बॉडी में तैयार नहीं हो पाते हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग 45% चाइल्ड डेथ रेट के लिए न्यूट्रिशन रिलेटेड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी बच्चे को जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले, इस वजह से गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन और प्रॉपर इम्यूनाइजेशन से मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। ये 4th गोल रखा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। क्लियर? नेक्स्ट गोल आता है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो वहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर मदर को हेल्दी न्यूट्रिशन मिले हैं, मदर को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मिला है, तो वो हेल्दी बच्चे को जन्म देगी, और जब बच्चा हेल्दी होगा तो उसे किसी तरह की कोई बीमारी, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी में हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हाई क्वालिटी मैटरनल सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मदर स्ट्रेस में है या बहुत ज्यादा उससे फिजिकल वर्क करवाया जा रहा है या उसको प्रॉपर डाइट नहीं दी, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, तो जो बेबी होगा उसमें भी डेफिशिएंसी होगी। जैसे देखो, अगर मदर को प्रेगनेंसी में आयोडीन नहीं मिला, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्रेटीन होगा, और बच्चे में जो डेफिशिएंसी है वो आफ्टर बर्थ फुलफिल नहीं हो सकती। क्रेटीन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता, वो डेफ और डम होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, वो स्टंटेड होता है, यानी वो बोना होता है। तो देखो, जब मदर की प्रेगनेंसी में केयर नहीं की गई तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है उसके बेबी पर, और उस बच्चे की जो डेफिशिएंसी है वो आफ्टर बर्थ फुलफिल नहीं हो सकती। तो मदर की प्रीनेटल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीनेटल केयर में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होता है, तो बेबी भी बिल्कुल हेल्दी होगा। तो मैटरनल हेल्थ इंप्रूव करके चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर? तो इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ ये 5th गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। आपको नंबर एज इट इज ध्यान रखने हैं, नंबर में किसी तरह का कोई भी चेंज मत करना। अगर आपने नंबर में चेंज कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे रिलेटेड पॉइंट्स बताए हैं। इन रिलेटेड पॉइंट से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा गोल है और ये गोल किस नंबर पर है। क्लियर? अब लेती हूं मैं नेक्स्ट गोल, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट का जो 6th गोल था उसमें कॉम्बैट किया गया है HIV, एड्स से, मलेरिया और अदर डिजीजेस से। HIV, एड्स से कॉम्बैट करने के लिए HIV, एड्स के स्प्रेड को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रोका जाएगा HIV, एड्स के स्प्रेड को? HIV, एड्स के स्प्रेड को रोकने के लिए सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप होनी चाहिए, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, हॉस्पिटल में डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करनी चाहिए। तो जब इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा तो एड्स के ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। देखो, जो एड्स का ट्रांसफर होता है ये बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिशन होता है। ये कभी भी हाथ मिलाने से, एक साथ खाना खाने से, एक दूसरे को हग करने से ट्रांसमिट नहीं होती।
जब इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड दूसरे पर्सन में इंजेक्ट हो जाता है तब दूसरे पर्सन को भी एड्स डेवलप हो जाती है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। जिस पर्सन के एड्स हैं उसे लोग बायकॉट कर देते हैं कम्युनिटी से, उससे बिल्कुल कटे कटे हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इससे बात करेंगे तो हमारे एड्स हो जाएगी। एड्स कभी भी बात करने से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे के साथ खाना खाने से नहीं फैलती है। ये जब फैलती है जब बॉडी का फ्लूइड एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, तब एड्स फैल जाती है। अब देखो, अगर कोई पर्सन HIV टेस्ट कराता है और एड्स डिटेक्ट हो जाती है तो उसे HIV की मेडिसिन लेनी चाहिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेनी चाहिए। ये ऐसी मेडिसिन होती है जो इम्यून सिस्टम को वर्किंग रखती है और इलनेस को प्रिवेंट करती है। दूसरा, इसमें मलेरिया और अदर डिजीजेस पर भी फोकस किया गया है। जो मलेरिया होता है ये मच्छर से होता है और इसका जो मच्छर है ये पानी में पैदा होता है, तो कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दे। दूसरा, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छरदानी का यूज करें, तो इस तरह से मलेरिया से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। एक मछली होती है गैम्बूसिया, इसे पोन्स और लेक में पालना चाहिए क्योंकि ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो जब गैम्बूसिया मच्छर के लार्वा को खा जाएगी तो मच्छर का आगे स्प्रेड ही नहीं होगा और मलेरिया जैसी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो क्लियर हुआ आपको 6 गोल क्या था? कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। क्लियर। 7th गोल आता है एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। यानी जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें जुडिशियसली यूज करें ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बच जाए। जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, इन्हें जुडिशियसली यूज करें ताकि ये आने वाली जनरेशन के लिए भी कंजर्व किए जा सकते। हमें ज्यादा बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड मिल है, तो इन पर हमें ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज। तो एनवायरनमेंट को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि ये क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आती है क्लीन एयर, वाटर, सोइल फर्टिलिटी। तो समझ आया किस तरह से एनवायरनमेंट को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना चाहिए। ये था 7th गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। और लास्ट गोल आता है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज मिलके प्लानिंग करती है, स्ट्रेटजी डेवलप करती है, एक कॉमन गोल रखती है और लिमिटेड टाइम फ्रेम रखती है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो हमें ग्लोबल पार्टनरशिप में कॉमन गोल रखना चाहिए ताकि उस गोल को इजीली अचीव किया जा सके। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, क्योंकि ये जो गोल है ये ग्लोबल पार्टनरशिप का ही एग्जाम्पल है। इसमें ये सेट किया गया है कि 15 साल के अंदर अंदर हम ये 8 गोल अचीव कर लेंगे। तो ग्लोबल पार्टनरशिप में बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं, किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो कमिट करती है, कॉम्बैट करती है उस गोल को अचीव करने के लिए। ये होती है ग्लोबल पार्टनरशिप। क्लियर? तो ये 8 गोल हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। सारे गोल के नंबर आपको ध्यान रखने हैं कि किस नंबर पर कौन सा गोल आता है। नंबर में किसी तरह की कोई भी मिस्टेक मत करना। पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा है प्रमोट जेंडर
इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, चौथा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, पांचवा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, छठा कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, सातवां एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और आठवां है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। इस पूरे टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले लो तो समझ में आ गए क्या होते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कुछ टारगेट अचीव हुए हैं, कुछ टारगेट अभी भी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि सारे टारगेट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में अचीव नहीं हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी टारगेट चल रहे हैं, क्या उसका टाइम पीरियड है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अभी भी चल रहा है, उसे अचीव करना है बाय 2030 तक। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। इसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।